नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुरम क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ध्वनि, वर्ण और अक्षर को पढ़ा और उससे जितने प्रश्न जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया और देख भी लिया कि हम लोग उस ध्वनि, वर्ण और अक्षर से कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज नई टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है वर्णमाला। अच्छा, आपसे पूछा जाए वर्णमाला किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? वर्णमाला किसे कहते हैं? अच्छा, अंग्रेजी में वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे सभी लोग। तो ये देखा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इससे पहले हम वर्णमाला किसे कहते हैं समझने से पहले हम देख लें वर्णमाला बना किससे। तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है वर्ण और दूसरा शब्द है माला। यानी एक शब्द हुआ वर्ण और दूसरा हुआ माला। अब यहाँ वर्ण से तात्पर्य क्या है? वर्ण से तात्पर्य है ध्वनियों के लिखित रूप को। सामान्यतः हमने बताया था पिछली बार कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, लेकिन ये भी हमने अंतर बताया था, क्या सभी ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं? ऐसा नहीं। तो हमने एक परिभाषा आपको बताया था जो मेरे ही मस्तिष्क की उपज थी। वो मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निकलने वाली ध्वनियों को सूचित करने के लिए, बताने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यानी मनुष्य के मुख से जो ध्वनि निकलती है, कहाँ से? उसके उच्चारण अवयवों से, उसको सूचित करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। यानी जब उन ध्वनियों को हम लिख देते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। तो यहाँ सामान्यतः हम समझ सकते हैं ध्वनियों का लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्ण की हमने कुछ विशेषताएं भी आपको बताया था। हमने वर्ण की विशेषताएं बताया था क्या? कि वर्ण को सामान्यतः अक्षर भी कहते हैं। और अक्षर को हमने बताया था, अक्षर शब्द का जो अर्थ है वो नाक्षरत इति अक्षरा के रूप में व्याख्या की गई थी। अक्षर भी एक अनेकार्थी शब्द है। तो यहाँ पर हम अक्षर अगर देखें तो वर्ण के संदर्भ में अक्षर को ऐसे समझ सकते हैं जिसका मौखिक क्षरण ना हो, यानी मुख से बोलते समय जिसको हम अलग अलग ना कर सकें। जैसे हम कह दें आम, तो हम कहें आ म, तो आ को हम दो खंडों में नहीं तोड़ सक पा रहे हैं बोलते समय, इस कारण। और माँ को भी, क्योंकि माँ में भी स्वर छिपा है, इस कारण आम में दो अक्षर हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मौखिक क्षरण ना हो उसको सामान्यतः अक्षर हम कह सकते हैं। और हमने बताया था वर्ण क्या कैसा शब्द है? एक अनेकार्थी शब्द है। ये भी भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। और यहाँ पर आपको समझना है कि जो वर्ण है ये वर्ण और माला। तो वर्ण से तात्पर्य हमने बताया कि ध्वनियों का लिखित रूप। तो आप कहेंगे तो ध्वनियों का लिखित रूप हुआ, तो माला से क्या हुआ? अब माला को देखें तो माला शब्द के कई अर्थ होते हैं अगर हम शब्दकोशों में देखें। जैसे हम अगर देखें डॉक्टर हरदेव बाहरी का जो शब्दकोश है उसमें देखते हैं तो माला से तात्पर्य होता है क्या? गजरा। माला से तात्पर्य होता है हार। माला से तात्पर्य होता है झुंड। माला से तात्पर्य होता है समूह। अब समझिएगा, तो वर्णमाला में क्या हम वर्णों का हार समझ सकते हैं? नहीं। वर्णों का गजरा समझ सकते? नहीं। यहाँ माला शब्द समूह का बोधक है। यानी वर्णमाला में जो माला शब्द है वो समूह का अर्थ दे रहा है। तो हम क्या समझ सकते हैं इसको कि वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। और अगर हम दूसरा शब्दकोश देखें, बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश, जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र वर्मा, वो लिखते हैं एक ही प्रकार की वस्तुओं का एक पंक्ति में कुछ दूर तक स्थिर होना माला कहलाती है। यानी माला की परिभाषा वो देते हैं कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का कुछ दूर तक स्थिर होना और एक ही पंक्ति में, उन्हें हम क्या कहते हैं? माला। और माला को आप जानते हैं बहुत अच्छे से सजाया वजाया जाता है, ये तो जानते ही होंगे। देखेंगे शादी विवाह में किस तरह के से माला सजा सजा के लाते हैं, वर और वधू दोनों एक दूसरे के गले में। समझ गए होंगे बात को, अब उसको ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो माला का मतलब एक व्यवस्थित रूप से पिरोया होता है। यानी मनका का या पुष्पों का, माला का मतलब पुष्पों का या मनका का एक सूत में पिरोया गया हुआ हार जो है माला है। तो अब समझ गए हैं माला। तो हम वर्णमाला से क्या अर्थ लें? तो वर्णमाला से मतलब हम भी लेंगे कि वर्णों का, यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ये वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ये पूछा गया था, ऐसा प्रश्न टीजीटी 2009 में यह पूछा गया था कि वर्णमाला कहलाता है, विकल्प दिया था कि वर्णों का समूह,
वर्णों का व्यवस्थित समूह। जब ऐसी बात आएगी तो आप टिक करेंगे वर्णों का व्यवस्थित समूह, क्योंकि जब हम देखते हैं माला में पुष्पों का एक व्यवस्थित समूह होता है, या जो आपके मनके होते हैं उसके व्यवस्थित समूह होता है, या हम समझ रहे हैं कि गजरा, हार, माला का तात्पर्य, उसमें एक व्यवस्था, एक बहुत अच्छी डिजाइनिंग से व्यवस्था की जाती है, एक क्रम होता है, एक सीरियल वाइज होता है, उसी को हम कहते हैं माला। तो वर्णमाला में वर्णों का व्यवस्थित समूह हम कहेंगे। ज़्यादातर कुछ लोग ऐसी परिभाषा दी हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन सबसे सुटेबल, सबसे उपयुक्त हम ये मान सकते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहा जाएगा, वर्णमाला कहा जाएगा। तो मित्रों, हम ये समझ सकते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वर्ण और एक माला। वर्ण का मतलब ध्वनियों का लिखित रूप, माला माने यहाँ समूह। तो अब यहाँ माला हमने बताया शब्द कैसा, झुंड का, समूह का अर्थ दे रहा है, ना कि हार और गजरा का अर्थ दे रहा है। तो वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो आइए कुछ विद्वानों की हम परिभाषा को देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि वर्णमाला की क्या क्या परिभाषाएं विद्वानों ने दी है, व्याकरणों ने। तो देखें, सबसे पहले हम देख रहे हैं कामता प्रसाद गुरु ने क्या परिभाषा दी है। उन्होंने देखेंगे लिखे हैं वर्णों के समुदाय को, यानी जो वर्ण हैं उसके समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यही परिभाषा को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछी गई थी पर ये प्रश्न कि वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कैलाश चंद्र भाटिया क्या कहते हैं। कैलाश चंद्र भाटिया कह रहे हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अंतर दोनों लोगों में क्या है कि यहाँ पर इन्होंने समुदाय शब्द इस्तेमाल किया है, ये समूह शब्द इस्तेमाल किए हैं। अगर ये परिभाषा आपसे पूछ ली जाए किसने कहा है, टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी के लिए, तो उनके लिए भी ये लाभकारी है। और नॉर्मल ढंग से वनडे एग्जाम के लिए अगर पूछी जाए तो उनके लिए ऐसे है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को या वर्णों के समुदाय को। तो ये किसकी परिभाषा है, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया की। तो वो कहते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे हम देख रहे हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद क्या लिख रहे हैं। ये कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण समूह को, इसको ध्यान दीजिएगा, ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो उच्चारण समूह है, जिन ध्वनियों को हम बोलते हैं, उनको ये क्या बता रहे हैं, वर्णमाला कह रहे हैं। अब आइए हम और देखते हैं कि परिभाषाएं और कहाँ क्या दी गई हैं। बृहद प्रामाणिक हिंदी कोश में परिभाषा दी गई है, किसी लिपि के, ये सामूहिक रूप से बताई जा रही बात है, किसी लिपि के सब अक्षरों को, यानी संपूर्ण जो अक्षर हैं की क्रम से सूची को वर्णमाला कहते। किसी लिपि के सब अक्षरों की क्रम से सूची वर्णमाला कहलाती। अर्थात ये है, जैसे हमने आपको बताया था अक्षर और ध्वनि में क्या अंतर है। अगर इसको समझना है जिन दोस्तों को, तो पिछला वीडियो देखें। जैसे हमने बताया था आपको, जैसे हम कह दें का हलंत लगा है, इसे क्या बोलते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नीचे चिन्ह इसको बोला जाता है हलंत। इसे कहा जाएगा वर्ण। जब ये हम हटा देंगे, अर्थात इसमें अ जुड़ गया, यानी हम ऐसे कह दें क धन अ बराबर क, तो ये अक्षर हो गया। तो जितने स्वर हैं इनको भी बताया गया है, सभी अक्षर होते हैं। और व्यंजनों में अगर हम स्वर जोड़ दें तो अक्षर बन जाते हैं। इसीलिए बृहद प्रमाणित हिंदी कोश में कहा गया है, किसी लिपि के सब अक्षरों की क्रम से सूची, यानी उसकी हम क्रम से तालिका, अर्थात हम व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ये कहा गया है बृहद प्रामाणिक हिंदी कोश में। वामन शिवराम आप्टे कहते हैं संस्कृत हिंदी कोश में, अक्षरों की यथाक्रम सूची वर्णमाला कहलाती है। यानी जो अक्षर हैं, अक्षर फिर वही शब्द आ रहे हैं कि वर्ण और अक्षर में ध्यान देना है कि जब हमको लिख देते हैं, इसलिए कुछ लोग वर्णमाला में देखते हैं संस्कृत में एकदम जब लिखाया जाता है तो संस्कृत में बातें चलती हैं कि हलंत लगा के लगाते हैं, तो एकदम वर्ण हो जाते हैं। और उसे हम नॉर्मल रूप से हम अक्षर भी कह देते हैं, इसलिए वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो इस कारण यहाँ पर जब हम उसको बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे क, हम बोलेंगे क और इसको एक झटके के साथ बोल रहे हैं तो ये अक्षर हो जाएगा। और क्योंकि बिना हम स्वर की सहायता से बोल नहीं सकते हैं, तो जितने हम वर्ण लिख रहे हैं उनको अक्षर कहते हैं जब हम एक झटके के साथ बोलते हैं। इस कारण यहाँ भी कहा जा रहा है अक्षरों की यथाक्रम सूची क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। तो मित्रों, हमने देखा कि वर्णमाला की क्या क्या परिभाषा विद्वानों ने दिया है और इन परिभाषाओं का हम कैसे अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, कैसे समझते हैं, इसके लिए भी हमको थोड़ा बहुत अपने मस्तिष्क को सक्रिय करके रखना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। और ये परिभाषाएं बराबर कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं। तो इसके बाद हम देखें जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं
कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। हम इसको देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। आपको पता है? बताइएगा कितनी होती है? 52 होती है। तो 52 अधिकांशता लोग जानते हैं, अधिकांशता सभी लोग जानते हैं 52 होती है। और अगर इसको भूल जाएं तो ऐसे याद कर लीजिएगा, अंग्रेजी में कितने होते हैं, सब कितने वर्ण होते हैं अंग्रेजी में, अल्फाबेट में टोटल कितने वर्ण हैं? 26 यानी 26। और इसको भूल जाए तो उसी का दुगुना होता है, 26 दूना 52 यानी कितने हो जाएंगे? 52। तो ऐसे याद रखिएगा। लेकिन वो 52 हैं कौन कौन, इसे हमें देखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षाओं में पूछी जा रही है और सभी को जानना चाहिए, जिससे हम अपने बातचीत का माध्यम समझते हैं उन वर्णों में वो कैसे कैसे विभाजन किए गए हैं, उनका विभाजन किस प्रकार से है। तो हम देख रहे हैं स्वर, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है स्वरों की संख्या कितनी है। हाँ, हालांकि अलग बात है, परंपरागत स्वर जो हम प्राचीन कहते हैं कि स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है, तो उसमें जो 13 मानी जाती थी उसमें 2 स्वर अलग अलग होते। कौन? एक री, ये ह्रस्वरी है, इसका एक बड़ा री होता था जिसे दीर्घ री कहते हैं, और एक री। इन दो को जोड़कर 13 मानी जाती। लेकिन बीच में कुछ बाल पोथी ऐसे नाम से पुस्तकें आई थी, तो कुछ बच्चों ने उसको पढ़ा तो उसमें अंक आहा को भी ऐड करके दिखा देता था, 11 ये और इसे करके 13, तो गलत हो जाता है। परीक्षा ऐसी नहीं मानती है। परीक्षाओं में आप को ध्यान देना है एक चीज़ कि जो रजिस्टर्ड पुस्तकों में उल्लिखित है उन्हीं को आपको बताना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिए, आयोग भी जितनी बार माना है स्वरों की संख्या 11 माना है, तो कहेंगे स्वरों की संख्या और किन पुस्तकों में 11 बताई गई है। जैसे कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण है, उसमें स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं, एक और विद्वान हैं वासुदेव नंदन, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, उन्होंने भी स्वरों की संख्या 11 बताई है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं स्वरों की संख्या 11 है। और यहाँ पर हम देखें हैं कौन कौन स्वर 11, तो एक है आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अभी कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी अब स्वर कितने हो गए? 11। एक काउंटिंग भी कर लिए। कुछ लोग क्या करते, लिखने में हमने बहुतायत को देखा है कि इसको भी आगे पीछे कर देते, ये भी एक क्रम है। इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग री को एकदम पीछे ले जाकर कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? इस री को कुछ लोग एकदम यहाँ कर देते हैं, यहाँ से खाली कर देते हैं, कुछ लोग इसी को आगे पीछे कर देते हैं। क्योंकि ये हम टेट सीटेट वनडे एग्जाम को पढ़ाते हुए बच्चों को देखा है, तो आप कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से सावधानी के साथ ये सीरियल ध्यान दीजिएगा। अब इनका क्रम कहेंगे क्या है, तो देखेंगे इनका भी एक क्रम है। ये देखिए, हरस इसी से जुड़कर दीर्घ हुआ, इसका हरस इसी से जुड़कर इसका दीर्घ हुआ, ये हरस इसी के बाद इसका दीर्घ हुआ। ये देखिए हरस्व है, तो यहाँ तक हरस्व दीर्घ का काम चला। लेकिन इसके बाद ये चारों संयुक्त हो जाते हैं। यानी संयुक्त कैसे होंगे? आ और ई, ए मिलकर ए हो जाएंगे। आ और मतलब ए मिलकर ए हो जाएंगे, आ और उ मिलकर ओ हो जाएंगे, आ और ओ मिलकर औ हो जाएंगे। मतलब इनका भी एक सीरियल क्रम है। तो इस वजह से आपको गलती नहीं करनी है, आपको इन्हीं क्रम में रखना है। चलिए ठीक, अब तो जान गए स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब यहां हम देख रहे हैं कि अयोगवाह कितने होते हैं। तो अयोगवाहों की संख्या कितनी है? 2। ये तो ध्यान है। लेकिन इनके नाम कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए। जैसे इसको दे देता विकल्प में, इसका पूछता क्या नाम है, ये दे दिया विकल्प में, इसे पूछेगा इसका क्या नाम है। तो क्या पता है आपको इनका क्या नाम है? चलेगा। अब की पिछली बार ये जो अभी टेट हुआ है जस्ट, इसमें पूछा था कि अयोगवाह में कौन कौन वर्ण आते हैं, तो ये ऐसा ना लिखकर इनके नाम लिखा था। तो इनके नाम देखे जाए कौन कौन है। तो एक जो इसे हम अंग कहते हैं, इसका नाम है अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। और ये जो आहा जिसे हम कहते हैं, 2 बिंदु दिखाई दे रहा है, इसका नाम है विसर्ग। यही विकल्प में दिया था। तो आप ये भी कह सकते हैं अयोगवाह कौन कौन होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। और ऐसा लिखा मिल जाए तो अंक और आहा आप टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो अब आपसे पूछा अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अब देखा जाए, हम लोग देख रहे हैं, अच्छा इसे अयोगवाह क्यों कहा जाता है? अगर हम इसके पीछे लॉजिक आपको ऐसे भूले ना, अयोगवाह क्यों कहा जाता है, तो इसे अगर हम ये ध्यान दें कि अयोगवाह में देखेंगे क्या क्या मेल है,
एक वाह है, एक योग है, एक अ है। अच्छा, योग माने क्या होता है? योग माने आप जानते होंगे जोड़। अ लग गया यानी ये उल्टा बना दिया, अयोग यानी जिनका योग ना हो। वाह माने क्या होता है? आप बहुत बार सुने होंगे। अगर आपसे कहा जाए वाह का अर्थ बताइए तो क्या बताएंगे? चलिए बताइएगा, वाह से क्या तात्पर्य है? वाह, आप यही सोच रहे हैं ना, वाह क्या बात है, वाह क्या स्वाद है, यही ना? नहीं, यहां पर वो अर्थ नहीं व्यक्त होगा। उसको अगर हमें समझना होगा तो ऐसे लिखा रहता है, जैसे वाह, वो इस ढंग से लिखा जाता है वाह, तब ये अर्थ देगा वाह। बात समझ रहे हैं ना? तब ये अर्थ आएगा। यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा। लेकिन इस वाह का अर्थ शब्दकोश में भी आप देखें, ऐसे नहीं कि अपने मन से मैं कुछ बातें हैं, ये आपको रजिस्टर्ड पुस्तकों के माध्यम से ही बताया जा रहा है। वाह का कोशी अर्थ आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है वहन करना, ढोना, ले जाना। और एक संस्कृत में जाएंगे तो एक अकथितम च सूत्र है द्वितीय विभक्ति का, उसमें 16 द्विकर्मक क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। उसमें भी एक धातु है जिसका नाम है वह धातु, उसका भी मतलब होता वहन करना यानी ढोना, ले जाना। जैसे किसान गाय को ले जाता है तो उसको संस्कृत में अनुवाद वह धातु से किया जाता है। अब जैसे किसान गाय को गांव ले जाता है तो ग्रामम करके जहाँ द्विकर्मक की बात आएगी, 2 कर्म आएंगे, वहाँ ऐसी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो अकथितम च सूत्र में 16 धातुएं हैं जो द्विकर्मक धातु में कही जाती है। तो उसको देखा जाए तो वहाँ भी वही अर्थ है और यहाँ भी वही अर्थ है। यानी वाह का क्या अर्थ हुआ? वाह का अर्थ हुआ ढोना या वहन करना। तो अब समझ गए होंगे आप कि वाह का मतलब ढोना या वहन करना। तो कहेंगे यहाँ कैसे ढोना? अब कैसे कहेंगे वाह का मतलब? अगर हम कर दें वाहन तो आप जानते हैं जैसे आप कुछ वाहन समझे होंगे कि ये क्या ढोने वाली ना, ढोने वाले समझे ना वाहन, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये भी वाहनों में आते हैं। तो इसका मतलब वाहन हो गया ढोने वाला। इसी से आप सुनेंगे वाहक, पहुंचाने वाला, ले जाने वाला। जैसे संदेश वाहक, संदेश को पहुंचाने वाला, संदेश को ले जाने वाला, अर्थात संदेश को ढोने वाला। तो कहने का तात्पर्य ढोना हो गया, ले जाना हुआ। अब आगे हम देख रहे हैं तो कैसे इसमें, और यही शब्द देखेंगे आप लोग, यही शब्द विवाह में भी जुड़ा हुआ है। बहुत रोचक बात है कि यही शब्द विवाह में भी जुड़ा हुआ है। जैसे आप क्या करेंगे, ऐसे देखिए बी लगा के फिर वाह कर दिए, इसका मतलब सोचेंगे तो सही सोच रहे हैं आप, क्या वही ढोने में ना, तो इसमें ही ढोया भी जाता है। अब ये क्या है, बी का आप विशेष प्रकार से ढोना समझिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते भी हैं कि गृहस्थ जीवन गधे का जीवन होता है। अब गधे का जीवन कैसे होता है? अब ये सुनी बातें हैं, आप लोग देखते होंगे जिनका शादी ब्याह हो जाता है तो बेचारे ढोना ही शुरू कर देते हैं, रिश्तेदारी ढोना, मतलब समझ रहे हैं, पत्नी को ढोना, मतलब एक तरीके से ढोने का मतलब जिम्मेदारियां अधिक बढ़ जा रही हैं, तो विशेष प्रकार का वहन किया जा रहा है। तो यहाँ भी समझें वही वाह शब्द है। तो वाह का मतलब ढोना या वहन करना, तो यहाँ भी वही वाह है। तो अब समझिएगा इसका मतलब क्या बन रहा है। इसका मतलब ये बन रहा है कि जिनका, यानी जिनका योग से तात्पर्य है, अयोग का मतलब जिनका योग ना हो। लेकिन यहाँ ये तात्पर्य इसका है कि जो पूरी तरह ना तो स्वर है ना तो पूरी तरह व्यंजन है, ठीक, यानी जिनका योग ना पूर्णतः स्वर के साथ ना पूर्णतः व्यंजन के साथ होता है, उन्हें कहा जाता अयोग वाह। बात समझ में आ गई होती। जैसे अब इनको अगर समझना है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा रहे हैं इंग्लिश के माध्यम से। जैसे आप जानते हैं अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं, वावेल कितने हैं इंग्लिश में? 5 है ना। अंग्रेजी में वावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, सभी को पता होगा। कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू ना। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब कहेंगे ऐसी क्यों चर्चा है? इसी से जोड़ रहे हैं। अभी देखेंगे आ जो है, ये देखेंगे जो स्वर आ है इससे मिलकर बना है। देखिए हिंदी के जो स्वर कैसे टैली कर रहे हैं, ये जो बड़ा आ है ये भी समझ रहे हैं इसी से मिलकर बना है। ई जो है आप जानते हैं आई से मिलकर बन जा रहा है, और बड़ी ई डबल ई हो जाता है, कुछ लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, मतलब ए बन गया। ऊ देखेंगे तो यू से बन जा रहा है, बड़ा ऊ यू से और बड़े ओ से बन जाता है, ओ से यानी ओ से और यू से बन जाता है, डबल ओ बन जाता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर री है, यहाँ देखेंगे आर आई, इसका आर आई अंत में आई आ रहा है इसमें भी। अब देखेंगे ए, ये थोड़ा अपवाद स्वरूप रखिएगा, ए जो है ई से हो जा रहा है, ए जो है ए आई हो जा रहा है, ओ जो है ओ से ओ हो गया, ए यू से
ए और यू, यानी इन्हीं स्वरों को घुमा फिरा कर क्या हो जा रहा है, हिंदी का भी स्वर बन रहा है, लेकिन इसमें 5 हैं और हिंदी में कितने हैं, 11 हैं। री को थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, आप पूरे तो एकदम वैसे तो मिलते हैं, लेकिन इसमें मिलता जुलता स्वरों का भाव ज़्यादा है। अब देखिए अंक कहा में क्या है, अंक कहा में यानी अगर हम देखें स्वर में, तो स्वर में जानते होंगे कि इसमें वावेल अगर हम ना करें तो जैसे एच है, के है, ये सब आपके क्या हैं, वावेल नहीं होकर कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है। तो हम जैसे अंक को देखें, अंक की अगर हम अंग्रेजी बनाए तो बनेगा ए एन, और आहा की बनाए तो क्या बनेगा, ए एच। अब देखिएगा एक पहले क्या है, वावेल, और एक कॉन्सोनेंट, मतलब एक स्वर है एक व्यंजन है, यहाँ भी एक स्वर है एक व्यंजन है, यानी इनका समापन किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है। और इनका समापन किससे होता जाता है, व्यंजन से। अगर हमने स्वर से होता है, अंत में स्वर जुड़े होते तभी हम बोल पाते हैं, और ये पूरे स्वर हैं। अर्थात इसमें अंक आहा योग वाह में देखिए एक स्वर है एक व्यंजन, ना तो ये पूरी तरीके से स्वर है, ना तो पूरी तरीके से व्यंजन है, ये भी ना तो पूरी तरीके से एक आधा वावेल आधा कॉन्सोनेंट। इसका मतलब ना पूर्णतः स्वर है ना पूर्णतः व्यंजन है, इसलिए इनको हम यहाँ समझ सकते हैं अयोग वाह, यानी इनका पूरा योग ना तो स्वर के साथ हो पा रहा है ना तो व्यंजन के साथ। तो इस कारण ये इनका ना पूरा योग स्वर के साथ हुआ ना व्यंजन के साथ, ना ही ये पूर्णता स्वर है ना तो पूर्णता व्यंजन है, और फिर भी एक अर्थ को ये ढोते हैं, वाह माने वहन करते हैं, इस कारण इनका क्या नाम हो गया, अयोग वाह। और ये कौन कौन होते, अंक और आह। तो हम लगता है समझ गए होंगे आप। फिर आइए हम देखते हैं आगे। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ व्यंजन पर, तो आप ये समझ गए स्वर और व्यंजन। तो हम देखें व्यंजन पर क्या होता है, सबसे पहले हम देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन। अच्छा, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श माने क्या होता है बताइएगा। स्पर्श माने छूना, सांस टूट गया, अर्थ बदल गया, छूना। अब नहीं समझ पा रहे तो समझिएगा कैसे, जैसे आप ऐसे करें, स्पर्श से मतलब ऐसे आप बनाएं छूना, और आप यहाँ सांस तोड़ दे रहे, तो इसका मतलब हो जाएगा डोंट टच, यानी तब छूना नहीं हो जाएगा। इसी को जब आप एक साथ बोलेंगे छूना, तो इसका मतलब हो जाएगा टच। अब समझ गए, इसका मतलब इसलिए देखिए एक में रखा गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा छूना यानी टच, यानी जिनको बोलते समय हमारे क्या उच्चारण है वो टच हो। अब देखिएगा इनको एक और नाम दिया जाता है वर्गीय व्यंजन, यानी ये वर्गों में बटे होते हैं। तो आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, तो 5 वर्ग हैं। कौन कौन, देखिएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कितने हो, 1 2 3 4 5। यानी आप ये कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में, यानी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है, 5। तो अब कौन कौन आते हैं एक एक वर्ग में देखेंगे। क वर्ग में क ख ग घ ङ, इसे ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ङ लिखते समय बिंदु नहीं यहाँ हटा देते हैं, ऐसे करते हैं तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ बिंदु रहना जरूरी है, तभी आपका बन पाएगा यहाँ पर ङ, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब एक ङ तभी बनेगा। और इसको कुछ लोग तो गलत उच्चारण भी करते हैं, गलत का मतलब समझ रहे हैं, जैसे वो बोलते हैं अंगा, अंगा नहीं होता है, ङ होता है, नासिक की ध्वनि कही जाती है। इसमें मुख और नाक दोनों से निकलती है, नाक से अधिक मात्रा में निकलती है। और अगर आप अंगा कहेंगे तो अंगा के कई अर्थ हो जाते हैं। अगर गांव में आप चले जाइए या उस ढंग से देहात में जिसे आप कहते हैं, वहाँ आप कहेंगे अंगा तो वो कपड़ा समझेंगे, समझ रहे हैं ना बात को हमारी। तो वहाँ आपको अंगा से मतलब ये कपड़े से नहीं है। यहाँ अंगा जो आप ऐसे कहेंगे अंगा, कुछ इसका भी तर्क देते हैं जो अंग पर धारण किया जाए वो अंगा है। तो ऐसी बात नहीं, आपको ये अंगा पढ़ना, और अंगा कह रहे हैं तो आप पढ़े लिखे हैं तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको अंगा अंगा में क्या अंतर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला वर्ग है च वर्ग। तो च वर्ग में हम देखें च छ ज झ इया, च छ ज झ इया। तो इसमें कौन कौन आते हैं, अब देखिएगा इया और आ में अंतर समझिएगा। देखिए आ ऐसे लिखा जाता है इया, कुछ लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, तो आपको यहाँ भी ध्यान देना है। आगे देखिएगा लिखेगा ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ, देखेंगे इस दोनों के नीचे बिंदु नहीं है, बिंदु अलग से लगाया गया है। अब अलग से लगाया गया है क्यों, क्योंकि इनका विकास बाद में हुआ, तो इनके कई नाम हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे है। जैसे देखिएगा ये जो ड ढ है इनको कहा जाता है द्विगुण। द्विगुण कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर ये तो मान लीजिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, अगर आपको ऐसा में लिखा मिल जाए तो समझिएगा तो भी सही है, द्विगुण। इन्हीं को कहा जाता है, अगला नाम उत्क्षिप्त।
इन्हीं को कहा जाता है विकसित वर्ण, इन्हीं को कहा जाता है नवीन वर्ण। यानी किसको कहा जा रहा है, सब इसे ध्यान दीजिएगा, इन्हीं को कहा जा रहा है विकसित, मतलब इन दोनों को, और इन्हीं को कहा जा रहा है उच्छिप्त विकसित, इन्हीं को कहा जा रहा है द्विगुण, इन्हीं को कहा जा रहा है नवीन वर्ण, इन्हीं को कहा जा रहा है नए वर्ण। ये कौन है, यही ड ढ जिन्हें द्विगुण कह रहे हैं, परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछा गया है। अब इनको द्विगुण क्यों कहा जाता है, उच्छिप्त क्यों कहा जाता है, विकसित क्यों कहा जाता है, नवीन क्यों कहा जाता है, नए वर्ण, कई नामों से जाने जाते हैं। तो इसे आपको ध्यान देना है कि क्यों कहा जाता है। तो अब देखिएगा, इनको नवीन इसलिए कहा जाता है कि इनका विकास बाद में हुआ है, ये नए वर्ण हैं। आप कहेंगे नए वर्ण कैसे हैं, तो आप एक चीज़ जानते होंगे, जो हमारा यानी हिंदी का वर्णमाला है, ये हमारे प्राचीन भाषा यानी संस्कृत जो है उसी का रूप है। तो उसमें ये ध्वनियाँ नहीं थी, और यानी कहाँ तक नहीं थी, यानी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तक नहीं थी। तो कहेंगे इसका विकास कहाँ हुआ, इसका विकास हुआ है अवहट्ट काल में, अवहट्ट। इसकी कभी चर्चा होगी तो हिंदी का विकास हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये समझिएगा, आपसे पूछा जाए कि ड ढ का विकास कहाँ हुआ है, किस काल में, तो आप कहेंगे अवहट्ट काल। अवहट्ट काल का समय भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये है 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक विद्वानों ने अवहट्ट का काल माना है। जबकि इसकी रचनाएं, अब कहेंगे अवहट्ट में कुछ रचनाएं बताइए, तो अवहट्ट में कुछ रचना जानते हैं आप, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, किसकी रचना है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में किसकी रचना है, विद्यापति की। तो ये समझिए अवहट्ट काल जो कहा जाएगा, तो इसका मतलब अवहट्ट भाषा में रचनाएं भी हुई हैं। तो अवहट्ट का रचना काल कितना है, 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी, उसी समय इन ध्वनियों का विकास हुआ। अर्थात जब हमारी प्राचीन ध्वनियां हैं, जिसे हम कहते हैं कि पाणिनि ने, आप जानते होंगे, इन ध्वनियों को माहेश्वर सूत्र में बांध दिया। और कितने माहेश्वर सूत्र हैं, हाँ, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, 14 है। तो उसी से प्रत्याहार बनते हैं। तो 14 कौन कौन है, जैसे देखे होंगे, आप पढ़े भी होंगे, याद भी होगा, और याद नहीं तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना चाहिए। जैसे हैं कौन कौन, अयूण, ऋलिक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लण, यमंगड़नम, झभई, घढ़धस, जब गढ़दस, खप छठत, चटतो, कपय, शशर, हल। यानी ये आपकी 14 ध्वनियाँ हैं, मतलब 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और उस 14 माहेश्वर सूत्र में आप देखेंगे तो स्वरों को मूलतः उसमें 9 स्वर हैं माहेश्वर सूत्र में, और जो व्यंजन है वो 33 हैं। यानी माहेश्वर सूत्र में 33 व्यंजन हैं और 9 स्वर हैं। तो उसमें क्या है, दीर्घ वाला छोड़ दिया गया है, जैसे आयुण, ऋलिक, एओंग, औच, हैवरट, लण, यमंगड़नम, झभई, घड़धस, जबगड़दस, खप छठत, चटतो, कपय, शशर, हल। तो उसमें जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं, आयुण, ऋलिक, एओंग, औच, ये स्वर का द्योतक है। तो उसमें 9 स्वर आते हैं, और शेष और जो हैं उसमें व्यंजन है। तो अब समझेंगे 9 स्वर उसमें और 33 व्यंजन हैं। तो अब हमें क्या समझना है, हिंदी में कितने हैं, 11 हैं, लेकिन संस्कृत में मूल कहा जाएगा सब कुछ, तो 13 आपके आ जाते हैं स्वर। लेकिन माहेश्वर सूत्र में ध्यान देना है कितने हैं, 9 स्वर हैं। तो अब इसका तात्पर्य था कि जब हम पढ़ते हैं हय वरट के बाद, जब उसमें हम पढ़ते हैं जब गढ़दस माहेश्वर सूत्र में, तो ऐसे सूत्र आता है जब गढ़दस। तो जब गढ़दस में देखेंगे ड में बिंदु नहीं है, यहाँ पर बिंदु उसमें नहीं है, जब गढ़दस। तो ये देखेंगे जब गढ़दस जैसे है, तो यहाँ डा के नीचे बिंदु नहीं है। वैसे तो जो यहाँ पर बिंदु नहीं है हम प्राचीन से ले रहे हैं, लेकिन ये जो ड ढ नीचे है, इसको हम क्या कहते हैं, विकसित कहते हैं, क्योंकि इनका विकास बाद में हुआ है, और वो काल विकास का क्या है, अवहट्ट काल में हुआ है। तो अब कहेंगे इनको जब हम विकसित कहते हैं, तो इसलिए इनको नवीन भी कहेंगे, तो इन्हें नए वर्ण भी कहेंगे। तो आप कहेंगे इनको उच्छिप्त क्यों कहा जाता है, तो ये समझेगा उच्छिप्त इसलिए कहा जाता है जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में जिह्वा ऊपर उठकर कुछ मुड़ी हुई मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे की तरफ झुक जाती है, नीचे की तरफ तुरंत गिर जाती है, गिरती है। यानी जो जीभ है मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे की तरफ गिरती है, इस कारण इसको उच्छिप्त कहते हैं। द्विगुण का मतलब 2 गुण से तात्पर्य भी समझ सकते हैं। तो इस कारण हम समझ गए टा वर्ग में ये जो ड ढ, और इसको कहा जाता है, इसको जब बोलते हैं तो जीभ कुछ ऐसे ऊपर उठकर नीचे गिरती है,
तो जैसे बोलते हैं ड ढ, ड ढ, तो ये ड ढ नहीं है, ढ़ अढ़ ढ ढ। जैसे हम कहते हैं पेड़ ड़ और ये पढ़ता पढ़, तो पेड़ ड़, तो ड़ जब बोलते हैं तब जाकर जीभ क्या करती है, जीभ उठकर मूर्धा को छूती है और छूने के बाद तुरंत नीचे गिरती है। इस कारण को हम बोलते हैं उच्छिप्त ध्वनियां। चलिए आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसमें प वर्ग में, प वर्ग में आता है प फ ब भ म, और हम देखेंगे त वर्ग में त थ द ध न। तो ये हम देख लिए कि वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ट वर्ग तो ये हमने देखा, फिर देख रहे हैं त वर्ग में, त वर्ग में त थ द ध न आता है, प वर्ग में प फ ब भ म आता। अब देखेंगे प फ ब भ म, तो हम आपको ब बताना चाह रहे हैं। कुछ लोग हमने देखा है बा को उल्टा पेट फाड़ते हैं, कुछ लोग बा को ऐसे लिखते हैं ऐसे करके, ऐसा नहीं है, आपको ये ध्यान देना है, बा इस ढंग से बनाना है। अब देखें हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ देखेंगे बहुत सी पुस्तकों में गलत लिखा हुआ है, अंतस्थ कैसे लिखा जाएगा ये आपको ध्यान देना है। आप इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर तो जो अंतस्थ है तो ज़्यादातर ऐसा अंतस्थ लिखा हुआ मिलता है। कुछ लोग मतलब ऐसे लिखते हैं और शिक्षक कुछ लोगों को हमने देखा ऐसे पढ़ाते भी हैं, कुछ पुस्तकों में भी ऐसा है। तो इसका मतलब ये अंतस्थ, ये भी शब्द शुद्ध है, लेकिन यहाँ के लिए इसका अर्थ दूसरा है। यहाँ पर अंतस्थ ये वाला लिखना चाहिए। अब इन दोनों में अंतर है। एक शब्द आप आ जाए ऐसे अंतस्थ जिसमें विसर्ग लगा हो, एक में विसर्ग ना लगा हो, तो दोनों में अंतर क्या आएगा आप बताइएगा। इसका मतलब होता अंत धनिष्ठा, अंत में स्थित, समझ रहे हैं। इसका मतलब अंत में स्थित, और इसका तात्पर्य है अंतः माने, गणित पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, अंतः कोण, अंतः माने बीच में। जैसे आप पढ़ते हैं अंतःपुर, यानी जिसे बोला जाता है रनिवास, यानी घर का जो बीच वाला भाग होता है उसे रनिवास कहते हैं, यानी अर्थात जहां रानियां निवास करती हैं। तो अब समझिएगा अंतः माने अंत में, अंतः माने बीच में, तो अंतस्थ माने बीच में स्थित। अब देखेंगे यहां पर जो य र ल व है ये बीच में स्थित है। किसके बीच में, यहां दिखाई दे रहा है, इधर देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन, इधर देख रहे हैं उष्म और संयुक्त व्यंजन के बीच में, तो ये बीच में स्थित है, तो इसलिए हम इसको अंतस्थ कह सकते हैं। लेकिन हम इसे अंतस्थ ये बोले तो गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि अंत में स्थित है, तो ऐसा होगा नहीं। अच्छा आइए और हम समझते हैं अंतस्थ। कुछ लोग भूल जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन कौन अंतस्थ हैं। अगर ये आप भूल जाएं तो एक ट्रिक से याद रखें। जैसे ये है, अंत में क्या लिखा गया है, लव, इसको थोड़ा समझिएगा, क्या बनेगा, LOVE, लव। अच्छा लव को आप जानते हैं, लोग जिसे प्रेम कहते हैं, बहुत छुपा के रखते हैं, यानी अपने हृदय के अंदर रखते हैं, अंतर में बीच में। तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, भूलेंगे ना, अंतः माने बीच में, और इसको लोग अंत में रखते हैं, बीच में छुपा कर। तो इस कारण इसे आप समझ सकते हैं। अंतस्थ में आप अगर लव याद कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप इसे याद रख पाएंगे कि मतलब लव शब्द अंत में आ रहा है, और इसका सीरियल भी, और कुछ लोग इसका सीरियल क्रम भूल भी जाते हैं लिखते समय, वो माहेश्वर सूत्र से याद कर लेते हैं। जैसे माहेश्वर सूत्र में होता है ह य व र ट, और फिर आता है लड़, तो अब देखेंगे हा यहाँ ना लें, अंत में जो हलंतम है इसे लोप कर दे रहे हैं, तो बच रहा है य व र ल। तो कुछ लोग लिखते हैं य व र ल, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये वर्णमाला में क्रम में नहीं आएगा, ये माहेश्वर सूत्र के क्रम में है, माहेश्वर सूत्र में वर्णमाला का एक क्रम है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐसे आपको लिखना य र ल व, और अंत में आप लब याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, इसे याद रखिएगा। और ये माहेश्वर सूत्र में आता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको ही सही है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में आप जानते हैं कौन कौन आते हैं, कितनी संख्या होती है, 4। कौन कौन, श स श, मतलब ये पहले तालव्य सा, इसे जानते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसे कौन सा सा कहते हैं, ये हुआ आपका तालव्य सा। ये कौन सा सा है, मूर्धा सा। इसे कौन सा सा बोलते हैं, दंत सा, ये हा है। तो ये तीनों सा के बाद हा आता है। कुछ लोग इसको आगे पीछे कर देते हैं, पहले कोई छोटा सा लिखता है, फिर बड़ा सा लिखता है, फिर मूर्धन्य सा लिखता है। तो आपको ये ध्यान देना, ईशा है, इसको बोलते समय आपकी जीभ जो है कहाँ जानी चाहिए, तालु के पास, इसको बोलते समय मूर्धा के पास, इसको बोलते समय दांत के पास, नहीं दंत, इसलिए श स। अब ये हा है, अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, कौन सा सा पहले लिखा जाए, कौन सा बड़ा बाद में। तो यहाँ देखें सबसे बड़ा किसे आप कहते हैं, आप
इसे कौन सा कहते हैं? बड़का वाला ना। और इसे कौन सा कहते हैं? छोटा वाला। तो अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाएं थोड़ा सा कि जो बड़ा वाला होगा पैदा पहले होगा बाद में, जो बड़ा होगा वो पहले पैदा होगा ना, तो उसका स्थान पहले आ गया। और जो छोटा होगा सबसे, वो कहाँ जाएगा? सबसे अंत में। तो देखिए 3 सा में सबसे अंत में ये आ जाएगा, बीच वाला मझला समझ लीजिए, तो आप भूलेंगे भी कभी नहीं। तो यह हो गया। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। देखिए अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। वैसे कोई भी 2 वर्ण मिलने से संयुक्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ संयुक्त से तात्पर्य केवल 4 वर्णों से है। वो 4 हैं कौन? आप इसे देखिएगा, ये 4 इस तरीके से हैं। क्ष। अच्छा, क्ष किससे मिलकर बना है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्ष है, त्र है, और ये क्या है? ज्ञा कह रहे हैं ना, ज्ञा नहीं ज्ञ है। अभी बता रहे हैं कैसे। इसके बाद ये कैसे है? ये क्या है? स्र है। अब देखिए किससे मिलकर बने, प्रश्न पूछे जाते बहुत बार। ये मिलकर बना है क धन श, लेकिन कुछ लोग इसको छ बोलते हैं। जैसे कहते हैं शिक्षक, तो कुछ लोग सब गड़बड़ कर देते हैं। जानते हैं शिक्षक मतलब वो बोलते हैं ऐसे, जैसे लिखा गया है ऐसे शिक्षक, तो कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं शिक्षक। तो ये समझिएगा कि अगर वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करते हैं, उच्चारण, तो ये ऐसे बोलते हैं। इस तालव्य सा को बोल नहीं पाते। बोलना चाहिए शिक्षक और बोलते हैं शिक्षक, तो गड़बड़ ही हो जाता है। जैसे वो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कक्षा, तो कक्षा आप जानते होंगे, कक्षा बोलना उचित नहीं है, कक्षा। तो यहाँ ये का और सा से मिलकर बना है, इसलिए आप इसको क्ष बोलेंगे, कक्षा इसका उच्चारण करेंगे, इसको शिक्षक कहेंगे। बात समझ में आई कुछ? अब इसको और सरल अगर किया जाए तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क धन श धन अ। इसका मतलब ये इनसे जुड़कर बने हैं। तो यहाँ पर ये औचित्य बन गया कि ए किससे मिलकर बने। परीक्षाओं में पूछेगा तो कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों में हलत लगा के छोड़ देते आ अगर नहीं दिखाएं, या तो कुछ लोग इसमें हलत बना के इसमें वाला हलत लगा के सही मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये समझिएगा यही सही है और आप इसे भूलिएगा मत, याद रखिएगा। फिर आगे देखिएगा, अगला है त्र। त्र आप जानते हैं किससे मिलकर बना है? त्र। त्र में त धन र, इससे मिलकर बना हुआ है। इसमें क्या है, अगर इसको भी अलग तोड़ दें हम, त प्लस र प्लस अ, इसका स्वर हम रा से बाहर कर रहे हैं, तो ये त्र निर्मित हो जा रहा है। यानी ये चाहे विकल्प दे चाहे इस तरीके से दे, तो आप पकड़ लेंगे इसको। इसमें हलंत यहाँ पर नहीं है, जब यहाँ हलंत लगाएंगे तो आ बाहर हो जाएगा, तो इस ढंग से आ रहा है। तो आप जानेंगे त्र, तो त्र बराबर क्या हुआ? त धन र। फिर देखिए इसे ज्या बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये हो मिलकर बना है जा प्लस इया से, और इसको समझना है तो ये बन गया जा इया और आ, क्योंकि इया जानते हैं व्यंजन होता है, तो व्यंजन में स्वर छिपा होता है, तो इस ढंग से होता है। इसलिए जानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्या, जहाँ चले जाएंगे कुछ हमारे प्राचीन जो उच्चारण पद्धति है उसमें जाएंगे, तो इसे बोला जाता है विज्ञान। ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान। तो ज्ञा से जा और यहाँ से है, इसलिए ज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। लेकिन कुछ लोग विज्ञान कहते हैं, तो वो कहते कहते हैबिट बन गई, आदत बन गई, तो लोग ज्ञा ही कहते हैं। जबकि ये मूलतः किससे मिलकर बना है? ज्ञा और यहाँ, जा और यहाँ से, इसे ज्ञा पढ़ना चाहिए। तो अब अगला हम देखें, स्रा जो है, ये स्रा मिलकर बना है किससे? श प्लस र से। अब इसको भी हम सरल कर सकते हैं, स प्लस र प्लस अ, यानी इससे मिलकर हो गया। यानी इस तरीके से हम देखते हैं संयुक्त अक्षर कितने हो गए, संयुक्त व्यंजन 4। तो अब आप ये काउंटिंग कर सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। एक बार काउंट कीजिए, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं, आप काउंट करके देखिए गौर से। तो अब चलिए देखा जाए, हम लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर अयोगवाह कितने हुए हैं? 2। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन सब मिला के कितने हो गए हैं? 25। आपके 2 द्विगुण। फिर आपके कितने हैं? अंतस्थ की संख्या 4। फिर हम देख रहे हैं ऊष्म या संघर्षी की संख्या 4। फिर हम देख रहे हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ऊष्म भी गलत लिखते हैं। ऊष्म में कुछ लोग छोटा सा, मतलब छोटा ऊ बना के रखते हैं आपकी भाषा में, यानी ऊ। वो ऊष्म कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसलिए बता रहे हैं कि वर्तनी कई बार पूछी गई। तो ऊष्म में गलत लिखा हुआ है, ऊष्म में होना चाहिए ऊष्म। और जो हम कहते हैं हीट, उसकी जो हिंदी होती है ऊष्मा होती है, वो ऐसे करके ऐसे होती ऊष्मा।
तो यहाँ ऊष्म व्यंजन होना चाहिए, यानी ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, तो ऊष्म नहीं, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा वर्तनी को। तो अब इसको जोड़ा जाए, देखिए कितने 52 आ जाते हैं, तो जोड़ा जाए 4 4 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 11, 16 11 कितना हो जाएगा 27, 16 10 26 और एक 27, यानी आपका हो गया 27 और ये है 25, तो 27 + 25 जोड़ दीजिए, तो 7 5 12 और 2 2 4, एक हासिल हुआ 5, यानी 52। ये सब आपके हिंदी वर्णमाला 52 हो गए। यानी अब आप समझ गए कौन कौन 52 हो रहे हैं, वो आपके सामने पूरा दिख रहा है। यानी 52 की संख्या इतनी ही है, यानी यही वर्ण हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत, ये बराबर परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं। पूछा क्या जाता है, स्वर कितने होते हैं, कौन कौन है, तो आप जान जाएंगे। अयोगवाह कौन कौन है, इनका क्या नाम है, अनुस्वार, विसर्ग, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। अब इसमें कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कितनी, 11, और पूछ लिए व्यंजनों की संख्या, तब कितना आप बताएंगे। तो व्यंजनों की संख्या जब भी पूछा जाता है 33 बताया जाता है। वो कहाँ से कहाँ लिया जाता है, ये देखिए का से लेकर इस हा तक, यहीं से आपको जोड़ना होगा, यहाँ तक मूलतः पूछा जाता है। जब पूछे व्यंजनों की संख्या तब आप बताएंगे 33। अब ये कहेंगे ये क्यों नहीं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है, इन्हीं से जुड़कर बना है। जैसे क और श, मूर्धन्य सा, यानी क और यहाँ मूर्धन्य सा आपका होगा, इससे मिलकर बनाती है, यहीं सी में एडजस्ट हो जा रहा है, इसी के पेटे में। इसीलिए पेटे का मतलब समझ रहे हैं ना, ये शब्दकोश है, उसमें अंतिम वर्ण शब्दकोश में आपसे पूछे क्या आएगा अंतिम वर्ण, तो आप जानिएगा हा के बाद शब्दकोश समाप्त हो जाता है, उसके बाद वर्ण नहीं मिलता, मतलब अंतिम वर्ण उसका हा है व्यंजन में, इसे समझिएगा। तो अब कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 व्यंजन होंगे। अब दो द्विगुण हैं, अगर इनको जोड़ देंगे तो 33 2 35। तो विकल्प कई बार क्या होता है, 33 नहीं रहता 35 रहता है, तो आप समझिएगा और सभी व्यंजन पूछ रहा है, तो द्विगुण को जोड़कर तो 35 हो जाएगा। अब अगर आपसे वैसे कहे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन जानते हैं वर्गों में 5 हैं, यानी वर्गीय व्यंजन, यहाँ तक आप तब जोड़ लेंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 25। और जब कहे कुल स्पर्श और 25 विकल्प ना दिया हो तो 2 जोड़ लेंगे, 25 2 27, तो इससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो बस समझ गए होंगे कि अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आपको बताएं। तो थोड़ा और देखें व्यंजन के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में स्वनिम कितने होते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था खंड स्वनिम, तो खंड स्वनिम कितने होते हैं हिंदी में, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, कितने होते हैं 41। अगर जिनको नहीं ये कन्फर्म है, पिछला वीडियो जाके देखें, उसमें सब कुछ बातें बताई गई हैं। 41 खंड स्वनिम है, प्लस इतना हमने बताया था, प्लस 5 जो है अखंड स्वनिम है, यानी 41 खंड स्वनिम है, 5 अखंड स्वनिम है। 41 में कौन कौन खंड स्वनिम है, आपको हमने बताया था 10 जो है स्वर वो खंड स्वर हैं, यानी खंड स्वनिम स्वर हैं, और प्लस कितने 31 जो व्यंजन है वो खंड स्वनिम है। यानी ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, यानी आपको बताया था खंड स्वनिम की संख्या कितनी है 41 है, और अखंड स्वनिम की संख्या कितनी है 5 है। तो अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वनिम की संख्या कितनी होती है, यानी खंड स्वनिम और अखंड स्वनिम मिलाकर, तो आप बताएंगे 46 होती है, यानी 46 आपकी होती है। तो आप कहेंगे खंड स्वनिम, तो आप जान गए 10 स्वर हैं और 31 व्यंजन हैं, तो अखंड स्वनिम कौन होते हैं, तो अखंड स्वनिम में समझिएगा मात्रा, सुर, बलाघात, संगम, अनुनासिकता। तो समझिएगा मात्रा, सुर, बलाघात, संगम, अनुनासिकता, यानी ये 5 जो हैं ये आपके अखंड स्वनिम हैं। तो सब मिलाकर आपसे प्रश्न पूछे तो इसे याद रखिएगा, स्वनिम, स्वनिम कितनी है, हिंदी स्वनिम की संख्या, यानी स्वनिम की संख्या हिंदी वर्णमाला में 46 है, तो आप जान गए। और 46 कौन है, आपको हमने बताया ये हैं खंड स्वनिम और यह है अखंड स्वनिम, अखंड स्वनिम, यानी आपके 41 खंड स्वनिम है, 5 अखंड स्वनिम है, और इसमें 10 स्वर हैं
10 स्वर खंड स्वनिम है और 31 व्यंजन है। तो इसका हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। बस हमने इतना बताया था कि आपके खंड स्वनिम कितने हैं, 41 हैं, और 5 जो हैं अखंड स्वनिम है। तो टोटल कितने हुए, 46 स्वनिम हुए हिंदी में। तो आप ये समझ गए होंगे। तो मित्रों, ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इससे बहुत प्रश्न है। अब हम इसको अगले वीडियो में लेकर आते हैं कि इससे क्या क्या महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, जैसे यहाँ पर आपको इससे किसको अर्धस्वर कहा जाता है, किसको काकल्य कहा जाता है, किसको अस्पर संघर्षी कहा जाता है। इससे वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से हम इसको अगले वीडियो में लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।